हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप मेरे साथ में यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें अच्छा कंटेंट दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसका रिव्यू तो आप वैसे भी हर जगह देखते ही होंगे। हर कोई बच्चा यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ना चाहता है और यूथ कंपटीशन की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चनों का संग्रह दिया गया है और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन की बुक में एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इसमें 815 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हम पहुंचे हैं 298 नंबर क्वेश्चन पे। आज अभी से हम पढ़ते हैं 298वां क्वेश्चन। चैनल को शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। दंडी 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी मध्य भाग, कुंतक 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी, रुयक 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध। किसी आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया है। अभ्यास को काव्य का हेतु माना गया है। काव्य का हेतु किसने माना है? मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों का शिक्षा प्राप्त कर लिया गया है, अतः अभ्यास को काव्य का हेतु माना गया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश है। कोलरिज के अनुसार कल्पना काव्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती है। कोलरिज के अनुसार कल्पना काव्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती है। कोलरिज के प्रमुख ग्रंथ हैं द फ्रेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट एंड टूल्स टू रिफ्लेक्शन। कोलरिज के अनुसार कल्पना का काव्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की में वैज्ञानिकता सुश्रृंखला नहीं होती है। कोलरिज के प्रमुख ग्रंथ हैं द फ्रेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट एड्स एंड टू रिफ्लेक्शन। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? किसकी अवधारणा का सहारा लिया है? क्रोचे। आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निमित्त के लिए सहजानुभूति का सहारा लिया है, की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। क्रोचे किसके प्रवर्तक हैं? अभिव्यंजनावाद के। इन्होंने स्थेटिक नाम ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा है। स्थेटिक नाम ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा है? इतावली भाषा में, जो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य ग्रंथ शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार है आध्यात्मवाद। सौंदर्य विवेचन का आधार क्या है? आत्मवाद। देखिए, भाषा में अगर जो थोड़ा बहुत अटकाव आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं फ़ोन से बना रही हूँ विदाउट स्पीकर के, माइक वाइक कुछ भी नहीं है, इस वजह से। और फिर ये सेट करना पड़ता है तो आगे पीछे बार बार ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए अटकाव आ रहा है भाषा में। मैंने मेरे वीडियो खुद सुनकर देखे थे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप सभी से। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स। और यथार्थवाद जॉर्ज लुकास। अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रोचे। निम्नलिखित सिद्धांतों से संबंधित विचारकों को इस प्रकार सुमेलित किया गया है। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू। मूल सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स। यथार्थवाद जॉर्ज
लुकास। अभिव्यंजनावाद, बेनेदेत्तो क्रोचे। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। रस सिद्धांत दूसरी सती भरतमुनि, अलंकार छठवीं सती भामह, रीति आठवीं सती वामन, ध्वनि नौवीं सती आनंदवर्धन। एक बार फिर, रस दूसरी सती भरतमुनि, अलंकार छठवीं सती भामह, रीति आठवीं सती वामन, ध्वनि नौवीं सती आनंदवर्धन। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार सही अनुक्रम है। दंडी काव्यादर्श सातवीं सती, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक नौवीं सती, राजशेखर काव्य मीमांसा नौवीं सती उत्तरार्ध, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम 10वीं सदी। फिर से रिपीट, दंडी काव्यादर्श 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, राजशेखर काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम 9वीं शताब्दी। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? सैमुअल टेलर कोलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772, मैथ्यू आर्नल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856 और I.A. रिचर्ड्स 1893। एक बार फिर, सैमुअल टेलर कोलरिज 1772, मैथ्यू आर्नल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856, I.A. रिचर्ड्स 1893। एक बार फिर, सैमुअल टेलर कोलरिज 1772, मैथ्यू आर्नल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856, I.A. रिचर्ड्स 1893। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कोलरिज। सैमुअल टेलर कोलरिज विचारक 20वीं सदी में नहीं थे। कोलरिज 1972 8वीं सदी के पश्चिमी विचारक थे, जबकि I.A. रिचर्ड्स, बेनेदेत्तो क्रोचे और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कोलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, I.A. रिचर्ड्स की प्रमुख पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, क्रोचे की पुस्तक एस्थेटिक। दोबारा इसको पढ़ते हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में से मौजूद नहीं थे। कोलरिज 1972 18वीं सदी में पश्चिमी विचारक थे, जबकि I.A. रिचर्ड्स, बेनेदेत्तो क्रोचे और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कोलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया। कौन सा? बायोग्राफिया लिटरेरिया। किसका? सैमुअल टेलर कोलरिज का। I.A. रिचर्ड्स का प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, क्रोचे की पुस्तक एस्थेटिक। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत। जैववादी सिद्धांत। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 की काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ द फ्रेड 1817 एंड टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833, कन्फेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पीटा 1840, स्वच्छंदतावाद वुडवर्थ, यथार्थवाद कोरवे, संरचनावाद प्रोफेसर फर्दानाद डी सरस्यूर, प्रतीकवाद वाल्देयर, बिंबवाद T.E. होम, अजनबीपन स्केलोवस्को, विखंडनवाद जैक दोरिदा। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार और ध्वन्यालोक साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र या भरत मुनि, काव्य अलंकार भामह, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार भामह और
ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। आचार्य भारत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष इस प्रकार हैं: गुडार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भावार्थ, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय क्षेत्रीय, विषय, विसंधि, शब्दच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार को काव्य दोष कहा है: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष तथा अन्य दोष। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? रस से ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि से रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना। कुछ अन्य ध्यातव्य अलंकार, भामह, रीति, वामन, रस, भरत मुनि, औचित्य, क्षेमेंद्र। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? भट्टलोलट ने। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलक ने रस की प्रस्तुति के लिए तद्रानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इसका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अविस्तृति मूलतः है अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादिक में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं। सूत्र, रस सूत्र: भट्टलोलट, अनुमितिवाद, शंकुक, भुक्तिवाद, भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त के अनुसार मानव मन की वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन में छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। इसका आंसर है मानव मन में वासना के रूप में स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्व के बंधन से छूट जाता है। ये इसका आंसर है, ए और सी। अभिनव गुप्त के अनुसार सही है, मानव मन की वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त का जन्म 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट, इंद्रराज और भट्टोत को गुरु मानकर किया जाता है। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में वुडवर्थ की मान्यता नहीं है। विलियम वुडवर्थ का जन्म 1770 में इंग्लैंड में हुआ और इनका प्रथम काव्य संग्रह इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। वुडवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्चलन है। वर्डवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्भेद जितना सहज था उतनी भाषा
उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। पेरिप्सुस लॉन्जाइनस की है। द सीक्रेट वुड इलियट की है। पोएटिक्स अरस्तु की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की है। इनको 3 बार पढ़ने का मकसद एक ही है कि याद हो जाए। पेरिप्सुस लॉन्जाइनस, द सीक्रेट वुड, टी इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज, लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। एक बार फिर से उन्हीं को पढ़ते हैं। पेरिप्सुस लॉन्जाइनस, द सीक्रेट वुड, टी इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज, लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। उनके कथनों से सुमेलित करना है तो इसका आंसर है डी, दंडी। शरीर त्वादिष्टार्थ वेच्छिन्ना पदावली। दंडी शरीर त्वादिष्टार्थ वेच्छिन्ना पदावली। भाम शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्ये च दिव्या। वामन काव्ये शोभाया कतारो धर्मा गुणा। वामन काव्य शोभाया कतारो धर्मो गुणा। क्षेमेंद्र अनौचित काद्य नानायत रसभंगस्य कारणम। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक वामन को माना जाता है। एक बार इनकी परिभाषाएं वापस पढ़ लेते हैं। दंडी शरीर त्वादिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। भाम शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य च योदिन। वामन काव्य शोभाया कतारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र अनौचित नान्यात रसभंगात्करण। रीति वामन रीति संप्रदाय का परिवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। ध्यातव्य है कि काव्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं जिनके प्रवर्तक मुख्यतः इस प्रकार हैं। रस संप्रदाय भरत मुनि द्वितीय शताब्दी। अलंकार संप्रदाय भामह 6ठी शताब्दी। रीति संप्रदाय वामन 8वीं शताब्दी। वक्रोक्ति कुंतक 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी। रस भरत मुनि द्वितीय शताब्दी। अलंकार भामह 6ठी। रीति संप्रदाय 8वीं। वक्रोक्ति 10वीं। ध्वनि संप्रदाय 9वीं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तो लगातार है, पहली और 6ठी बीच में गैप है। रस संप्रदाय भरत मुनि द्वितीय। अलंकार संप्रदाय भामह 6ठी शताब्दी। रीति संप्रदाय वामन 8वीं शताब्दी। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी। ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है। ग्राम्यत्व दोष किसे कहा जाता है? जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। काव्य में एक प्रकार का शब्द दोष जब कविता में ऐसे ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जिनका प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में होता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता में ग्राम्य दोष माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने साहित्य दर्पण में
रसापकर्षा दोष कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष बताया है। व्यंजना की प्रतीत होने वाली अर्थ को कहते हैं। व्यंजना के प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। वाक्य प्रभाव के बल पर प्राप्त हुआ वाक्य का अभिप्राय वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ वाक्य का कोई अंश या भाग होता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्दों का वह शक्ति है जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है। गधा, चीता। लक्षणा शब्द मुख्यतः अर्थ को बाधित होने से संबंधित रखने वाला अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों के व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त चौकन्ना का मुख्यार्थ 4 कानों वाला बाधित है, क्योंकि देवदत्त के तो 2 ही कान हैं, 4 नहीं। यहाँ चौकन्ना 4 कानों से संबंध अन्य अर्थ सावधान लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा। लक्षणा द्वारा इस वाक्य का अर्थ हुआ देवदत्त सावधान चौकन्ना हो गया। इसमें बालक शेर है, इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है, जबकि बालक तो बालक ही है, शेर थोड़ी ना है, पर उसमें लक्षण है क्योंकि वह साहसी है, इसलिए उसे साहस के योग से और शेर बता दिया गया। वह तो निरी गाय है, तो इसमें लड़की गाय थोड़ी ना है, पर उसके गुण के बारे में बोला है, इसलिए वहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। सुबह के 8 बज गए। सुबह के 8 बज गए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इसमें शांत रस है। उक्त काव्यों में शांत रस निहित है। जहाँ भौतिक नश्वर या क्षण भंगुर बताए उन्हें मोह भंग कराया जाए, वहाँ शांत रस होता है। इनका स्थायी भाव निर्वेद या सम या वैराग्य होता है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की निम्नलिखित परिभाषा दी। वाचाम वक्रार्थ शब्दार्थो अलंकाराय कल्पते। आचार्य दंडी ने अलंकार विषय पर काव्यादर्श नामक ग्रंथ, उद्भट ने अलंकार सार संग्रह नाम ग्रंथ की रचना की तथा राजशेखर काव्य मीमांसा की रचना की। काव्य की विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने? आनंदवर्धन ने। ध्वनि आनंद के साथ ही आएगी। ये बीच बीच में जो आवाज हो रही वो नल की है, जो कि लड़कियां बार बार खोल रही बंद कर रही हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन ने किया। अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य में सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ काव्य अलंकार कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है तथा दंडी अलंकारवादी आचार्य और उनका ग्रंथ काव्यादर्श 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी कथा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट उत्पत्तिवादी है, शंकुक अनुमितिवादी है, मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है, भट्टनायक का है भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद है,
आचार्य भरत मुनि ने प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत में प्रतिपादक भट्टनायक है, आचार्य मम्मट नहीं। भट्टलोलक और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का तथा आचार्य अभिनव ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? में कौन सा काव्य दोष है? अधिपदत्व। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपयुक्त पंक्ति में सुंदरता शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः है सुंदरतम के पूर्व आया सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व काव्य दोष है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाट्य के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने निम्नलिखित रससूत्र दिया है। भावानुभाव व्याभिचारी संयोगात्री रस निष्पत्ति, अर्थात भाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद, शंकुक ने अनुमितिवाद तथा आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? अभी ऊपर वाली लाइन में तो पढ़ा ही है, भरत मुनि ने किया है। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र शैली ग्रंथ में निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कोल्यानंद के रचयिता हैं। कोल्यानंद के रचयिता अभय दीक्षित हैं। कोल्यानंद के रचयिता अभय दीक्षित हैं। इनके अन्य दो ग्रंथ चित्रमीमांसा वार्तिक है, ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य भामह द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार, आचार्य दंडी रचित ग्रंथ काव्यादर्श तथा पंडित राज जगन्नाथ कृत रस गंगाधर हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने गए हैं 3। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि एवं दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि एवं दंडी ने 10 काव्य गुण एवं वामन ने 20, भोज ने 24 काव्य गुण माने हैं। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। यह अभिमत आचार्य भामह का है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का अभिमत है कि न कि कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती है जिस प्रकार किसी कामिनी का मुख्य आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होता है। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभानकरान धर्मान अलंकार प्रक्षते, काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशव दास ने भी लिखा है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। सही युग्म को चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य गुण होता है वैदर्भी में। इसके साथ साथ सुकुमार वर्णन योजना होती है, जबकि गौड़ीय रीति में ओज तथा कांति गुण संपन्न होता है। इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पांचाली रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणी इससे संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भावगर्भित और प्रसाद गुण युक्त होती है।
निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मान भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। उपयुक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण, क्योंकि पंक्तियों में मधुर वर्णन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण काव्य पंक्ति वियोग विदरित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से निरूपित करता है। उनको व्यक्त करने के लिए कविवर मैथिली शरण गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण। काव्य का वह गुण जो चित्त एवं तेज एवं स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण। काव्य का वह गुण जो चित्त से तेज एवं स्फूर्ति का संचार करता है, वह ओज गुण कहलाता है। ओज गुण में ट, ठ, ड, प, फ कठोर आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहीन तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्ट तत्व। उपरोक्त पंक्ति में क्लिष्ट तत्व दोष है, जिसका अर्थ कठिन से होता है, अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है, वहाँ पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है। यहाँ पर तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिणी तिये अकुलाय का अर्थ है वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु साल और उस जल को धारण करने वाले बादल को देखकर विरहिणी की स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो सामान्य बोध के परे है। अतः यहाँ क्लिष्ट तत्व काव्य दोष है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। दशम कुमार चरित्रम, अवंती सुंदरी कला परिच्छेद, दिव्य साधन काव्य विशेष प्रसिद्ध है। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।